साउंड नहीं आ रही। हाँ वो थोड़ा सा मैम कट गया लेफ्ट था, हो गए। मैं म्यूट कर दिया। कट गया था, कोई बात नहीं, फिर शायद से सर्वर ज्वाइन में कीजिए। होगा। मैम का फोन आया है। ओके लेफ्ट हो गई थी मैम। ओके, हाँ कट मैम, कट लेफ्ट गया हो था। गई। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम उसके तो बाद लेफ्ट हो गए हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? फिर जुड़ जाएंगे अभी। आवाज़ आ रही है? लगातार कॉल या मैसेज आ रही थी मैम शायद। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो इसीलिए लेफ्ट हो गई होगी। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी मैम। यस मैम। चलिए यस ठीक है। तो मैम। उसके बाद मकतब और पाठशालाओं को उदार सहायता दी जाए। व्यक्तिगत स्कूलों की निरीक्षण तथा प्रबंध के अधिक प्रभावी बनाया जाए। और जो भी व्यक्तिगत स्कूल थी यानी कि निजी स्कूल थे जो भी, उसको और ज़्यादा सहायता दिया जाए और उसमें जो भी प्रबंध हैं उसको किया जाए, निरीक्षण किया जाए, उसका वहाँ जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। उसके साथ साथ अध्यापकगण मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण तथा 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए। ये भी कहा गया कि जो भी शिक्षकगण हैं वो प्रशिक्षित हो, यानी कि जो भी टीचर्स रहेंगे वहाँ वो ट्रेंड हो। अवकाश के दौरान प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए पुनर्बोधन पाठ्यक्रमों का प्राविधान भी किया जाए। और उसके साथ साथ प्रत्येक अध्यापक पर छात्रों की संख्या सामान्यतः 30 से 40 के बीच हो, यानी कि बच्चों का और टीचर्स का रेशियो भी होना चाहिए। ये नहीं कि 100 बच्चे पे एक टीचर हो, तो एक टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, मतलब 30:1 हो या 40:1 हो, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक हो या फिर 40 बच्चों पे कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। ये बात भी उन्होंने कही जो पहले किसी ने नहीं कही थी। इतनी सारी शिक्षा नीतियाँ हमने पढ़ा, लेकिन उसमें टीचर स्टूडेंट का रेशियो कहीं नहीं बताया गया था। ये गोखले बिल में ही पहली बार दी गई थी, ठीक है। इस बात को, जो भी नई बातें हैं उनको हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तभी आप किसी भी बिल को या विधेयक को या कोई भी शिक्षा नीति को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बताते गई हूँ कि जिस भी शिक्षा नीति में जो अलग से बातें आ रही हैं, डिफरेंट आ रहा है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट था माध्यमिक शिक्षा। तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में उन्होंने बिल में ये बातें कही कि मिडिल तथा माध्यमिक विद्यालयों की दशा में सुधार किए जाने चाहिए तथा उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। उसमें सुधार के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा, विद्यालय साफ सुथरे, खुले परंतु कम व्यय वाले भवन में होने चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए, आसपास सफाई होना चाहिए, भवन में सफाई होना चाहिए और व्यय कम हो, यानी कि कम खर्च हो जहाँ पे वहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा महिला अध्यापकों तथा निरीक्षिकाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो महिला अध्यापक की संख्या बढ़ानी चाहिए और निरीक्षिकाओं को जो ऊपर की हैं उसके ऊपर पोस्ट की जो देखने वाली हैं उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए। राज्य के माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण हटना नहीं चाहिए, मतलब राज्य का जो हस्तक्षेप है, राज्य जो देखभाल कर रहा है माध्यमिक शिक्षा पे, उसको पूरी तरह से नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल उसका साथ देना चाहिए। और राजकीय संस्थाओं की भविष्य में स्थापना बंद कर देनी चाहिए। तो राजकीय संस्थाओं की स्थापना बंद कर देना चाहिए, उसको पूर्ण रूपेण राज्य के स्तर पे छोड़ना चाहिए और वर्तमान राजकीय संस्थाओं के आदर्श के रूप में कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत संस्थाओं को उचित सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी सहायता के लिए राशि चाहिए उसको प्रदान किया जाना बिल्कुल कंपलसरी है, ज़रूरी है, स्वीकृत कर लेना चाहिए कि विद्यालय के नाम पे अनुदान करें। उसके साथ उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए जो बातें कही, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए, वो इस प्रकार था कि सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर। 5 विश्वविद्यालयों तथा 185 कॉलेजों को देश की विशाल आवश्यकताओं की मांग की दृष्टि से अपर्याप्त समझा गया, यानी कि उस समय टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ थे और 185 यानी कि 185 कॉलेज थे जो कि अपर्याप्त थे। मीन्स जनसंख्या के हिसाब से, छात्रों के हिसाब से और ज़्यादा कॉलेज की आवश्यकता थी और साथ साथ विश्वविद्यालयों की भी आवश्यकता थी। तो प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना तो की ही जानी चाहिए, उन्होंने ऐसा प्रावधान किया।
उसके बाद विश्वविद्यालय तथा हाई स्कूलों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकलाप भी दिए जाने चाहिए और विश्वविद्यालय को हाई स्कूलों की मान्यता के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देना चाहिए तथा उन्हें प्रांतीय सरकार के अधीन रखना चाहिए। उसके बाद औद्योगिक महत्व के विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अनुसंधान करने के इच्छुक छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की संस्तुतियाँ भी की जाए, यानी कि जो लोग शोध करना चाहते हैं, रिसर्चर जो बनना चाहते हैं, तो उनको सुविधा दी जाए और रिसर्च का जो क्षेत्र है उसको भी बढ़ाया जाए। इच्छुक छात्रों को जो सुविधाएं चाहिए वो सारा चीज़ उपलब्ध कराने की भी बात उन्होंने कही। तो सन 1913 के उपरांत भारत में शिक्षा का विकास इस प्रस्ताव के अनुसार होने लगा, परंतु 1914 में प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ हो जाने के कारण अनेक प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और नहीं किया गया और सन 1913 के शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा में सुधार करके उसे समुन्नत बनाना था। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने, माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने, महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने तथा प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलने से संबंधित जो सुझाव थे वो इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसको हम शॉर्ट में एक बता दे रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अपनी जो योजना को साकार रूप देने के उद्देश्य से केंद्रीय धारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके द्वारा वे स्वयं वहाँ के सदस्य थे, कौन, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और 19 मार्च 1910 को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव उन्होंने पास किया था। ठीक है, उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार का ध्यान जो था वो आकृष्ट हुआ, जिसमें कुछ शॉर्ट में मैं बातें बता दे रही हूँ, डिटेल में मैंने बता दिया। तो शॉर्ट में ये था कि 6 से 10 वर्ग के बच्चे जिन क्षेत्रों में 35% भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हों वहाँ पर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कर दी जाए और प्राथमिक शिक्षा हेतु केंद्र में एक पृथक शिक्षा विभाग खोला जाए, यानी कि जैसे हर चीज़ का कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी उसको कंट्रोल करते हैं, स्कूल का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वो पूरे जोन को कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार इनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षा हेतु भी एक पृथक शिक्षा विभाग होना चाहिए जो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित चीज़ों को देखे, उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसकी क्या कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसमें कैसे शिक्षक नियुक्त किए जाए, बच्चों का नामांकन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उस चीज़ का ख्याल रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय खोला जाए और जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ खोला जाए। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए एक प्राथमिक अलग से एक पृथक शिक्षा विभाग का उन्होंने बिल में पास किया कि अलग से एक शिक्षा विभाग होना चाहिए जो सही रूप से प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में कार्य आ सके। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के प्रबंध व देखरेख हेतु एक सचिव की भी नियुक्ति की जाए, यानी कि सचिव यानी कि सेक्रेटरी की, जो अच्छे से देख सके। केंद्रीय विभाग नियमित रूप से गजट प्रकाशित करके प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे। स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय को 1:2 के अनुपात में वहन करें, यानी कि पैसे का जो था वो भी बता दिया गया कि कितना रेशियो में खर्च होना चाहिए। उसके बाद केंद्रीय धारा सभा में इस प्रस्ताव का व्यापक विचार विमर्श हुआ और गोखले के तर्कों से सहमत तो हुए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो धारा 45 के रूप में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ तो उनकी बातों को ध्यान में रखा गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य माना गया है, ये याद रखिएगा। और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग आता ही आता है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य के लिए जो संविधान में धारा है वो धारा 45 है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। और वर्तमान में प्रधानमंत्री उस समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे
तो 14 वर्ष तक की वर्ग के आयु के छात्रों के लिए भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की घोषणा उन्होंने की है, कर दी थी। अतः वास्तविक रूप से यह स्पष्ट है कि गोखले के प्रयासों ने अत्यंत दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव डाले। तो उनकी वजह से उस समय तो ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया, फिर बाद में धीरे धीरे उनकी बातों को लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई उसके बाद धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया और मनमोहन सिंह का जब कार्यकाल आया तो उस समय 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की घोषणा कर दी गई। तो इस तरह उनकी जो दूरगामी बातें थी, प्रयास थी, उसको एक सफल समय मिला, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा उसका, और उसकी उनकी बातों को रखा गया। और उनके जो इस बिल में जो प्राथमिक शिक्षा के विकास से संबंधित कुछ सुझाव थे वो मैं एक एक करके बताऊंगी कि क्या सुझाव था प्राथमिक शिक्षा के इसमें। तो सबसे पहला था कि गवर्नर जनरल ने जिन स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता का निश्चित किया वहाँ पर इसे लागू किया जाए। ये प्रस्ताव था कि जहाँ जहाँ इसको पास किया गया वहाँ तो कम से कम लागू कर दिया जाए। उसके बाद स्थानीय निकायों में सभी कार्यों के उत्तरदायित्व एक कानून के रूप में लागू किए जाएं। तीसरा था कि शिक्षा पर आने वाले व्यय को स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों को 1:2 के अनुपात में वहन करना चाहिए। और चौथा था जिन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू किया उन क्षेत्रों में अभिभावकों को 6 से 10 वर्ष की वर्ग के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना अनिवार्य होगा तथा नियम के उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को भी दंडित किया जाएगा। तो ये एक बात, बहुत बड़ी बात थी कि सबको भेजना है, 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना बिल्कुल अनिवार्य है। और नियम का उल्लंघन करने वाले को, मतलब या तो अभिभावक करे या जो भी करे, अगर इस नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसको हम लोग दंडित कर सकते हैं। हु इज़ मनीषा, प्लीज़ स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है मनीषा, आप उसको स्टॉप कीजिए। हु इज़ मनीषा? उसके बाद पहले यह अधिनियम हेलो बालकों मैम। की शिक्षा के लिए लागू किया जाएगा और बाद में बालिकाओं की शिक्षा पर भी लागू होगा। ठीक है, तो पहले बालकों की शिक्षा पर लागू करना था, फिर बाद में बालिकाओं पर भी लागू होगा। और 10 रुपये प्रति माह से कम मैम आय हेलो। वाले, 1 मिनट ख़त्म करने दीजिए, उसके बाद आपको जो ओके पूछना मैम। होगा पूछिएगा। ठीक है रमेश, क्योंकि ये ओके मैम। ख़त्म हो रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो 10 रुपये प्रति माह से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये कह दिया गया कि 10 रुपया प्रति माह जिनको मिलता है, जिस अभिभावक को, उनके बच्चे का फ़ी नहीं लगेगा, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और 17 मार्च 1912 को इस बिल पर धारा सभा में विचार किया गया और सरकार ने इन्हें अस्वीकृत कर दिया। यद्यपि ये सुझाव जनता के लिए वास्तव में अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकते थे, किंतु इस पर गंभीरता से विचार न करते हुए इन्हें